नमस्कार। बाजार में से आपने मक्की की छल्ली तो कभी ना कभी जरूर खरीदी होगी। 10 से 20 रुपए की मिल जाती है हमारे यहाँ, लेकिन एक स्टोर में मैंने देखा 80 रुपए की बिक रही थी। ये 10-20 से लेकर 80 का जो माजरा क्या है, ये कहानी क्या है, इसकी पटकथा क्या है, ये पटकथा आपको बताएंगे अगले चंद मिनटों में। अगर आप इस पटकथा को समझ जाएंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। ये जो 20 और 80 के अंतर में जो 60 रुपए का अंतर है, ये अंतर क्यों है, ये आप समझ जाएंगे। असल में इस पटकथा में सबसे बड़ी कहानी जो उत्तर भारत में लिख रहा है वो अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप के 6 ऐसे सेंटर हैं, ऐसे बेस डिपो हैं जिनके माध्यम से वो बाज़ार से अनाज खरीदता है और उसके बाद वो एफसीआई को सप्लाई करता है। एफसीआई पूरे देश का जो पीडीएस सिस्टम है उसके माध्यम से वो डिपों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन नई स्थितियों में जो नए बिल पास हो गए हैं हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, उन बिलों के पास होने के बाद अडानी ग्रुप के पर ऐसी पाबंदी नहीं रहेगी कि वो सरकार के लिए ही खरीद करे और सरकार को ही सप्लाई करे। वो अपने लिए ये सब काम कर सकता है, क्योंकि ऐसा किया गया है कि कोई भी व्यापारी अब बाहर से खरीद सकता है, उसको मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको 6% का लाभ भी होगा अगर वो गांव से सीधा किसान से खरीदता है तो, और सीधा बाहर से खरीद कर वो अपने पास स्टॉक भी कर सकता है। जो नया जो बिल पास हुआ है अभी हाल ही में, उसके हिसाब से उस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लग सकती है कि वो कोई चीज़ का भंडारण नहीं कर सकता है। जी हाँ, मैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात कर रहा हूँ। इस एक्ट को 1955 में बनाया गया था। 75 साल से जो एक्ट चल रहा था उसको क्यों परिवर्तित किया गया? इसलिए परिवर्तित किया गया क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका पहले भंडारण करने की छूट किसी को नहीं थी। ये माना गया था देश की आज़ादी के बाद कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसमें अनाज हैं, दालें हैं, तेल हैं, खाद्य तेल हैं और आलू प्याज हैं। तमाम ये चीज़ें जो हैं इन पर भंडारण पर पाबंदी थी, कोई इसका स्टॉक नहीं कर सकता है। लेकिन इस पाबंदी को अब नई जो अमेंडमेंट की गई है 2020 के, इस अमेंडमेंट में इसी एक्ट के जो 1955 के, उसके बाद इन सब चीज़ों का भंडारण कोई कितना भी कर सकता है, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। तो जो अडानी ग्रुप जो कर रहा है, जो एक ग्रुप ऐसा कर रहा है, बड़ी कंपनी है, वो अब सरकार के लिए नहीं अपने लिए भंडारण करेगी। हालांकि ये काम पहले से शुरू हो चुका है। अभी पिछले सीजन में पंजाब से जो खबरें आई वो ऐसी थी कि अरहर की दाल जो थी इसी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने 70 से 80 रुपए खरीदी और बाजार में बाद में उसे 200 रुपए किलो तक बेचा गया। और पूरी तरह से मोनोपोली उन्होंने पंजाब में, हरियाणा में बना ली है। दालों की खरीद में कोई भी व्यापारी उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। तमाम जितना का जितना माल होता है वो खरीद लेते हैं। जो उनकी भंडारण की क्षमता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक उनके साइलों में अगर 12,500 से 50,000 मीट्रिक टन माल आता है तो पूरे गोदाम में जो 15-15 हज़ार एकड़ के गोदाम बनाए जा रहे हैं उसमें कितना स्टॉक किया जा सकता होगा। मैं आपको एक अंदाज़ा करवाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन इस तरह के साइलो और इस तरह के जो बेस डिपो हैं वो पूरे देश में 6 जगह अभी बने हैं और सैकड़ों जगह नए बनने जा रहे हैं, बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो ये सब तैयारी किस लिए है? आप समझ गए होंगे मैं क्या बात आपको कह रहा हूँ। ये तैयारी इसलिए है कि ऑफ सीजन में जब फसल आती है, जब किसान के पास, जब तक वो फसल को पकाता है, तैयार करता है, बीज से, खाद से, पेस्टिसाइड से, सब खर्चों से वो इतना थका मांदा होता है कि वो तुरंत मंडी में जाता है, वो बेचना चाहता है तुरंत अपनी फसल को, और उसके लिए तैयार होके बैठी हैं ये कंपनियां। पंजाब की मैं बात करूं, मोगा का उदाहरण हमारे सामने, वहाँ मुझे किसी ने बताया है, मैंने जानकारी ली है कि उस जो इनका बेस जो गोडाउन है उसके सामने 12 से 15 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं ट्रकों की, ट्रॉलियों की, जो किसान लेकर जाता है गेहूं और अपनी जो जीरी है, जो झोना है, उसको लेकर जाता है और वो सीधा वहाँ पर खरीद लिया जाता है। इससे किसान तो ये सोचता है कि उसको दिक्कत नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो सीधा का सीधा मुंह में चला जाता है इस बड़ी कंपनी के। अब तो बिल्कुल ये होगा कि जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें कहीं भी एफसीआई की भूमिका के बारे में कोई चर्चा तक नहीं की गई है। जो ये 3 बिल आए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और एफसीआई अगर बाहर हो जाएगी मंडी से तो मनमानी करने के लिए
पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। इन्हीं कंपनियों के हवाले मैंने एक कंपनी की आपके सामने बात की है, अडानी ग्रुप की। ऐसी बहुत सी कंपनियां आने वाले दिनों में सामने आने वाली हैं और वो पूरी तरह से इस मार्केट पर कब्जा कर लेंगी। और जो लोग समझते हैं कि ये केवल किसान का आंदोलन है, किसान का आंदोलन नहीं है, ये आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। और एक और बड़ा हमला हो रहा है किसानी पर, उसका असर भी साधारण लोगों पर सीधा सीधा पड़ेगा। वो है कंट्रैक्ट फार्मिंग। कंट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? केरला में एक जगह है मुन्नार। मुन्नार में क्या होता है, जितने भी देश के हर्ब्स हैं, मसाले हैं, जिसमें इलायची है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, जितनी इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में बहुत कम होती हैं, सभी वहाँ पैदा होती हैं। बहुत घूमने के लिए बहुत बढ़िया मनोरम जगह है, लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। और वहाँ के जो बागान हैं जो इन मसालों के, वो सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं। वहाँ पर ये चीज़ की गई थी बहुत साल पहले तक, कई दशकों पहले तक ये सब कुछ लागू हो गया था। और जो उन बागान के जो मालिक हैं, अब वो अपने बागानों में लेबर करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये स्थिति है। और कंट्रैक्ट फार्मिंग में होगा क्या? कंट्रैक्ट फार्मिंग में यही होगा जो केरल के मुन्नार में हुआ है। कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसान के साथ और एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट तैयार करेंगी। जिस तरह से बीमा कंपनी वाले आपके पास आते हैं ना कि यहाँ साइन कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, लेकिन पढ़ता उसको कोई नहीं है और उस पर हस्ताक्षर करते जाते हैं सब लोग। लेकिन जब कभी बीमा का क्लेम लेने की बात आती है, तब कंपनियां बताती हैं कि इसमें ये कवर नहीं था, ये कवर नहीं था। ठीक ऐसा ही होने वाला है कि कंट्रैक्ट किया जाएगा, वो अपनी मनमर्जी का उनका कंट्रैक्ट होगा। वो फसल के लिए किसान की ज़मीन को लीज पर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें लीज पर जाएगी किसान की ज़मीन, और लीज पर लेने के बाद वो उस ज़मीन पर लोन भी ले सकते हैं। लीज पर लेकर उस पर लोन लिया जाएगा। लोन लेकर जो किसान है वो बाध्य होगा, कंपनी बाध्य नहीं होगी, कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, लेकिन जो किसान है वो बाउंड होगा, वो बंधा होगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ पाएगा। और कंपनी अगर चाहेगी, जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, मैं आलू का उदाहरण आपके सामने लेता हूँ। आलू के लिए अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो और कंपनी ने छलनियाँ लगा रखी होती हैं, उन्होंने एक खास साइज़, एक खास गुलाई का ही आलू लेना है, बाकी जो आलू होगा जो छोटे साइज़ का होगा या जिसका साइज़ ठीक नहीं होगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा और किसान को लौटा दिया जाएगा कि इसको आप ले जाइए, हमने ये आलू लेना था। तब किसान की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान को बहुत ज़्यादा सीधा सीधा झटका लगने वाला है। और जो खेती कंपनियां करेंगी, अब किसान के हाथ से जो खेत निकल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, वो कई हजार एकड़ की एक जगह पर खेती होगी। एक खेत बन जाएगा कई हजार एकड़ का, और उस पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से खेती होगी। जैसा आप देखते हैं ना विदेशों में, और कई बार बड़ा मन में लालसा भी पैदा होती है कि ऑस्ट्रेलिया में देखिए कितना बड़ा ट्रैक्टर होता है, कितना बड़ा ट्रक होता है। वैसे ट्रक किसान तो खरीद नहीं सकता है, छोटा ट्रैक्टर भी खरीदने में उसको दिक्कत आती है, लेकिन वो जो बड़े बड़े ट्रक और ट्रैक्टर हैं वो बड़ी कंपनियां लेकर आएंगी। और उसके बाद होने वाला ये है, पूरी तरह से यहाँ की खेती पर कब्जा करने के बाद अगले कुछ सालों में वो अपनी मन मर्जी से खेती करवाएंगी। वो जो कहेंगी वही उगाना पड़ेगा, जिसमें उसको लाभ दिखेगा वही उगाना पड़ेगा, और यहाँ का किसान उनका मजदूर हो जाएगा, उनका गुलाम हो जाएगा। ये इतना बड़ा खतरा है। और जो मुनाफे के लिए वो करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। जो 20 रुपए वाली मक्की 80 रुपए की आपको मिलेगी। आप इलायची और कभी काली मिर्च का रेट सोचते हैं क्या होगा? 800 से 1000 रुपए किलो तक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ मोनोपोली हो चुकी है, यहाँ मोनोपोली करने के लिए वो आ रहे हैं। ये सब बात मैंने आपको बताई है आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। केवल ये ना समझिए कि ये किसान की लड़ाई है, आम लोगों को इस लड़ाई में लगना पड़ेगा। इसमें दुकानदार को भी खतरा है, मजदूर को भी खतरा है। मजदूर को खतरा इसलिए है, जो मैंने आपको बताए हैं, जो बेस डिपो हैं जिसमें 50-50 हज़ार मीट्रिक टन का जो गोदाम होता है, उसमें एक भी
लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। अपनी उनकी जो बोगियां हैं ट्रेन की, जिसमें 50 बोगियां एक ट्रेन में होती हैं, और ऐसी कम से कम 7-8 ट्रेन्स हैं अडानी के पास, जिसमें ऊपर से अनाज भरा जाता है और नीचे से निकाला जाता है। सब काम मशीनें करती हैं, किसी भी मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से खेत से मजदूर को बाहर कर दिया जाएगा, फैक्ट्रियों से मजदूर को बाहर कर दिया जाएगा, आड़ती को तो बाहर किया ही जा रहा है, और इस मैदान में केवल बड़े बड़े लोग रहेंगे और साधारण जो उपभोक्ता है उसका जीना मुहाल हो जाएगा। आपसे और बात नहीं करूँगा, सब बात आप समझ गए होंगे। आपने करना क्या है आप देखिए, अपनी जिम्मेवारी समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।